जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर सेकंड का चैप्टर सेकंड देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली और इसके हम भू राजस्व सुविधाओं की बात करेंगे, नीतियों की भी इस चैप्टर में बात करेंगे, जिसको हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। बाजार नियंत्रण प्रणाली के हम उद्देश्य पढ़ेंगे, प्रभाव पढ़ेंगे, लाभ दोष सभी चीज़ें इस चैप्टर में हम क्लियर करेंगे। यह चैप्टर आपका इसी लेक्चर में पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। इसके पहले हमने चैप्टर फर्स्ट बढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो वहां से देख सकते हैं, या फिर सिलेबस आपको पूर्णतः एक प्रकार से क्लियर नहीं है कि क्या क्या है तो आप सिलेबस भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर सेकंड क्लासेस, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सभी क्लासेस की आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली को। उससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, जिसके कुछ कमेंट में आंसर आए थे, कुछ नहीं बताए थे बच्चे, और कुछ पूछ भी रहे थे कि सर बता दीजिए। तो हमने पूछा था कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश हैं, जो हमने 5 वंश बताए थे, तो उसके संस्थापक कौन है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुलाम वंश था, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगर हम दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वह इल्तुतमिश था, क्योंकि इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम अपने शासन की राजधानी दिल्ली को बनाया हुआ था। गुलाम वंश 1206 से 1290 एडी तक था। खिलजी वंश की बात करें वह 1290 से 1320 तक था, और जिसके संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी थे। उसके बाद हमारा वंश आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, और वह 1320 से 1314 तक, मतलब 1320 से 1414 तक तुगलक वंश चला था। फिर आता है हमारा सैयद वंश। सैयद वंश जो है 1414 से 1451 तक था, जिसके संस्थापक खिज्र खां थे। और लोदी वंश की बात करें तो वह 1451 से 1526 तक था, और 1526 के बाद मुगल काल आ जाता है, और लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी हैं। आपको इस लेक्चर में एक प्रश्न का जवाब देना है कि कौन सा ऐसा शासक था जो युद्ध करते हुए ही मारा गया था, अर्थात युद्ध स्थल पर ही मारा गया था। अगर आपको पता है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में। हमें बाजार नियंत्रण प्रणाली उसकी पढ़नी है, तो उससे पहले हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ी जानकारी हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए, कि अर्थात अलाउद्दीन खिलजी जो था वह किस प्रकार का व्यक्ति था। अलाउद्दीन खिलजी जो है वह 1296 से 1316 तक उसका शासन काल चलता है। उसका बचपन की नाम की बात अगर हम करें तो गुरसास्प था, अली गुरसास्प। उसके अन्य नाम अलग अलग लोगों ने उसकी उपाधि भी दी थी। द्वितीय सिकंदर भी, सिकंदर सानी रखा गया था उसका नाम। विश्व का सुल्तान उसने अपने आप को कहा गया था, और भारत का समुद्रगुप्त, जनता का चरवाहा, युग का विजेता, ऐसी कुछ उपाधियां उसे प्राप्त हुई थी। उसने अपना राज्याभिषेक जो है लाल महल दिल्ली में करवाया था, और उसने बहुत से विजय के अभियान चलाए हुए थे। हमने पहले आपको बताया कि खिलजी वंश के संस्थापक जो थे जलालुद्दीन खिलजी थे, उनको एक प्रकार से मारकर उसने, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना यह शासन प्राप्त किया था। तो उसने 4 सेनापति थे, और उसने कुछ विजय अभियान चलाए हुए थे। 4 सेनापतियों के नाम आप जान लीजिए। फिर हम शुरू करते हैं अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में। उलूग खां, जफर खां, नुसरत खां और मलिक काफूर इसके 4 सेनापति थे। इतना जानना आपके लिए ज़रूरी था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। वह एक प्रकार से बहुत ही कट्टर था अपने नीतियों के प्रति, और उसने बहुत से कार्य किए अपने बाजार नियंत्रण प्रणाली में। भू राजस्व में भी उसने बहुत से कार्य किए। सबसे पहले वह जब शासन में आता है तो एक प्रकार से वह पैसे को पानी की तरह बहाता है, मतलब लोगों के पैसा जो है उड़ाता है, लोगों को देता है। फिर यह किस लिए वह करता है, जिससे वह लोगों को प्रभाव पा सके, मतलब लोगों का एक प्रकार से कंसंट्रेशन उसके ऊपर आए, एक प्रकार से अट्रैक्शन, एक प्रकार से कह सकते हैं कि वह अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए पैसा शुरू में आता है, दान करता है। उसके बाद उससे जब स्वयं एहसास होता है कि एक राज्य को चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए हमें वित्तीय व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो सेना थी उसको बनाए रखने के लिए, मजबूत सेना बनाए रखने के लिए काफ़ी पैसे लगते हैं, उसको समझ में आया। फिर उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लगाई और विभिन्न प्रकार के उसने नीतियां चलाई अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए।
तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी भारत के सल्तनतकार थे और उनकी शासनकाल 1296 से 1316 तक चला था। हमने आपको बताया उनकी बाजार नीति उनके राज्य की आर्थिक विकास और उनकी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए एक प्रकार से महत्वपूर्ण थी। आगे हम देखें उसने बाजार नीति में क्या क्या किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जनता को राहत पहुंचाने के लिए बाजार नीति को लागू किया था ताकि कोई भी वस्तु उचित मूल्य पर मिल सके। एक प्रकार से वह ऐसा व्यवस्था लाना चाहता था कि कोई भी जो व्यापारी हो अधिक धन ना कमाए, ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में जो वस्तु होते हैं उसकी महंगाई, उसका एक प्रकार से दाम वह अधिक कर देते हैं, जो वहाँ के लोगों के लिए, जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से कठिन हो जाता है उस वस्तु को खरीदना। सभी वस्तुओं का कीमत सुल्तान द्वारा तय किया जाता था। वह जो कीमत सुल्तान अर्थात अलाउद्दीन खिलजी जो तय कर देता था उससे ज़्यादा कोई भी ले नहीं सकता था। कुछ इतिहासकारों का यह कहना है कि यह व्यवस्था केवल दिल्ली में लागू था, जबकि कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि बाजार नीति पूरे साम्राज्य में लागू थी। बाजार की देखरेख का कार्य दीवान रियासत को सौंपा गया था। इस पद पर सुल्तान पर सबसे विश्वासी व्यक्ति को रखता था। एक प्रकार से जो बाजार में नीतियां थी उसकी देखरेख कौन करता था? दीवान रियासत करता था। और यह बहुत ही अच्छी बात है कि जो उस समय अलाउद्दीन जो शासक था वह अपने सबसे विश्वासी व्यक्ति को यहाँ पर रखता था, क्योंकि वह देख रेख करता था और सही सही जानकारी उसे प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक थी। यह सुल्तान के लिए गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते थे, जैसे कि इनका कार्य होता था बाजार में देखरेख करना कि कौन सा वस्तु का कीमत अधिक लिया जा रहा है, उनके बटखरे का जांच करता था, कोई व्यक्ति कम वजन से सामान तो नहीं दे रहा है, अर्थात किसी भी प्रकार की बेईमानी उसको एक भी वह देख नहीं सकता था। इस बाजार में व्यापार करने के लिए पंजीकृत करवाना पड़ता था, बिना पंजीकृत के लोग व्यापार नहीं कर सकते थे, अर्थात तो वह जिसे एक प्रकार से पंजीकृत देता था वही व्यापार कर सकता था, और किसी भी प्रकार की वह अगर बेईमानी करता है तो उसे कठोर दंड भी दिया जाता था। लोगों की सुविधा के लिए बाजार को 3 भागों में उसने बांटा था। पहला कौन था? गल्ला बाजार या मंडी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित बाजारों में सबसे मुख्य गल्ला या मंडी बाजार था। सभी केंद्र में गल्ला बाजार होता था, जो केंद्र होते थे अलग अलग स्थानों पे, वहाँ पर गल्ला मंडी का इसने गल्ला बाजार का एक प्रकार से स्थापित किया। यहाँ पर अनाज की बिक्री या खरीदी की जाती थी, अर्थात अधिक मात्रा में जो अनाज किसानों द्वारा होता था वह वहाँ पर बिक्री किया जाता था और व्यापारियों के द्वारा खरीदा जाता था, और वहाँ पर कुछ कम दाम में एक प्रकार से जो वहाँ का सुल्तान अर्थात जो अलाउद्दीन खिलजी दाम तय कर देता था उसी दाम पर बिक्री करना होता था किसानों को। और जब वह व्यापारी खरीद कर ले जाते हैं तो ज़्यादा मुनाफा नहीं ले सकते थे, जितना व्यापारियों के द्वारा बेचे जाने का उसने मूल्य तय किया हो उतने पर ही बेचा जाना था। इस बाजार में सभी अनाजों का कीमत तय किया गया था, जैसे कि गेहूं का मूल्य 7 जीतल था, यह 1 टक्का या 50वां भाग जीतल होता है। ये बस आप ध्यान से सुनते रहिए, आपको नीति समझ में आ जाएगी, क्योंकि एक कहानी की भांति आपको बस यही समझना है कि उसने क्या क्या लागू किया था, कैसे बाजार नियंत्रण किया था, क्या क्या। अब भी देखिए जो नया सिस्टम है हमारा, एक प्रकार से हमारे ज़िले में एक मंडी होती है, वहाँ से सब्जी खरीद के गांव-गांव के लोग लाते हैं और यहाँ पर बेचते हैं। जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है वही थोड़ा सा बढ़ाकर यहाँ पर गांव में बेचते हैं, और अगर आप मंडी से सब्जी खरीदने जाते हैं तो आपको सस्ती मिलेगी। उसी प्रकार की यह व्यवस्था थी। इसी प्रकार चना, 5 जीतल इत्यादि सभी वस्तुओं का कीमत सुल्तान द्वारा तय किया गया था। तय किया गया कीमत से अधिक दाम में किसी भी वस्तु को नहीं बेचा जा सकता था। यहाँ पर जो वस्तुओं को कम दाम में लेकर अधिक दाम में बेचता था उन्हें सुल्तान द्वारा कठोर दंड दिया जाता था। यह कहा जाता है कि इस समय 1-2 गोदाम में अनाज हमेशा भरा रहता था, ताकि आपातकाल में दौरान उसका प्रयोग किया जा सके। एक प्रकार से अलाउद्दीन ऐसा कार्य करता था कि अपने 1-2 गोदाम, बड़े बड़े गोदामों में अन्न रखता था खरीद कर, और जब भी अकाल आते थे, सूखा आता था या कोई भी प्रकार के अकाल आते थे, तो उस समय लोगों को अधिक दाम में अन्न न मिले इसकी देख रेख भी वह करता था। क्योंकि अगर सामान
उपस्थित रहेंगे वस्तु, अन्न उपस्थित रहेंगे तो वस्तुओं का दाम बढ़ेगा नहीं, इसलिए वह गोदाम में। और यहाँ तक यह भी कहा जाता है कि दिल्ली में वह जब अकाल आता था तो दिल्ली के लोगों को और दिल्ली के जो भी जनता है उनको वह फ्री में अन्न देता था। दूसरा बाजार कौन सा था? दूसरा था घोड़े, दासों और मवेशियों के बाजार, जहाँ पर घोड़ों की बिक्री होती थी, दासों की और मवेशियों की। हमने आपको पहले चैप्टर में ही बताया था कि यह एक ऐसा समय था जहाँ पर दासों की भी खरीद फरोख्त होती थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दूसरा प्रकार का बाजार घोड़े, दासों और मवेशियों का बाजार लगाया गया था। यहाँ पर युद्ध में लड़ने वाले घोड़े मिलते थे जो अलग अलग दामों में बेचा जाता था। वस्तु की कीमत उनके किस्म और नस्ल के आधार पर तय किया जाता था। सुल्तान के द्वारा घोड़ों के दाम को भी तय किया जाता था, अर्थात सुल्तान जो दाम तय कर देता था उससे अधिक दाम कोई नहीं लिया जाता था। सुल्तान के द्वारा घोड़ों के दाम को भी तय किया गया था। सुल्तान ने युद्ध में लड़ने वाले घोड़ों की कीमत 3 भागों में निश्चित की थी। जो कि सबसे अच्छे नस्ल का घोड़ा था वह 100 से 120 टंका का था, और अगर हम दूसरे नस्ल की बात करें तो दूसरे थोड़ा इससे कम अच्छे घोड़े का कीमत 80 से 90 टंका था, और आगे अगर हम बात करें तीसरे किस्म के घोड़े का तो 60 से 70 टंका रखा हुआ था। यहाँ पर पूंजीपतियों और बिचौलियों पर निगरानी रखी जाती थी, क्योंकि ये खराब नस्ल के जो घोड़े होते थे उसे खरीद कर कम दाम में खरीद कर अधिक दाम में बेच देते थे। ये सब देखिए अब भी आपके बाजार में जो कि एक प्रकार से देखा जा सकता है। कम दाम में वस्तुओं को खरीद कर वहाँ से लाकर अधिक दाम में बेचते हैं लोग। यही चीज़ अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्षों पूर्व ही अपने राज्य में सुधार किया था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए यहाँ पर दलालों पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। जो धोखाधड़ी करता था उन्हें सुल्तान द्वारा कठोर दंड दिया जाता था, और इस प्रकार से इस बाजार में व्यापारियों को निश्चित दाम पर ही घोड़े बेचने या खरीदने होते थे। इस बाजार में दासों तथा मवेशियों का भी दाम सुल्तान द्वारा निश्चित किया गया था। जैसे कि काम करने वाली दासी का दाम 5 से 12 टंका होता था, जबकि एक सुंदर युवा दास की कीमत 20 से 30 टंका होता था। इसी प्रकार से दुधारू मवेशियों का भी दाम निश्चित किया गया था, अर्थात अलग अलग दासों के भी कीमत थे, अलग अलग घोड़ों के भी कीमत उसने अच्छे से बताए हुए थे, और किसी भी प्रकार की दलाली को उसने आगे बढ़ने नहीं दिया था। दुधारू जो मवेशी थे कम दूध देते थे, ज़्यादा देते थे, उन्हीं के हिसाब से उनका दाम भी उसने फिक्स किया हुआ था। और तीसरा था सामान्य बाजार। सामान्य बाजार की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा तीसरा प्रकार का बाजार लगाया गया था, जिन्हें सामान्य बाजार कहा जाता है। सामान्य बाजार पूरे नगर में होते थे। इन बाजारों में अधिकतर बिकने वाली वस्तुएं भी मिठाइयाँ, सब्जियाँ, कंघी, रोटियाँ, चप्पल, पान, जूता, बर्तन इत्यादि जैसी कई प्रकार की वस्तुओं की बिक्री होती थी। जैसे आपके अलग अलग गांव में एक चौराहा होता है, उसके पास ये व्यवस्थाएं वहां पर होती हैं, तो उसी प्रकार सामान्य बाजार आप समझ सकते हैं, आपका सामान्य चौराहा। इस बाजार में भी सुल्तान द्वारा सभी वस्तुओं का कीमत निश्चित किया गया था, जो सभी व्यापारियों को वही दाम में वस्तुओं को बेचना और खरीदना पड़ता था। कीमत में अधिक वस्तुओं का दाम लेने पर उन्हें बेईमानी व्यापारी के अंतर्गत कठोर दंड दिया जाता था, ताकि वह दोबारा इस प्रकार की गलती न करें। अब हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण प्रणाली की नीति लाई हुई थी, इसके क्या उद्देश्य थे। इसमें पहला उद्देश्य क्या था कि वह क्या चाहता था कि सैनिकों का हित, विशाल सेना के सभी सैनिकों को समुचित वेतन देने में सुल्तान का खजाना खाली हो जाता था। वह जो खजाना होता था, वह जो भी रखा रहता था, वह सैनिकों को एक प्रकार से वेतन देने में समाप्त हो जाता था, क्योंकि महंगाई भी बहुत अधिक हो गई थी। तो उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लाई और सैनिकों का वेतन भी कम कर दिया, और कम वेतन के साथ साथ महंगाई को भी कम करने का प्रयास किया। और किस प्रकार किया? बाजार नियंत्रण प्रणाली के साथ। बाजार नियंत्रण प्रणाली से क्या हुआ कि व्यापारियों को अधिक ज़्यादा मुनाफा न कमाने दिया। कम मुनाफा जब लेंगे तो दाम जो होगा एक प्रकार से कम होगा, तो कम वेतन में ही सैनिकों के घर वालों का गुजारा हो जाए। इस प्रकार से यह सोचकर उसने यह उद्देश्य रखकर बाजार नियंत्रण प्रणाली की। अतः उसने बाजार नियंत्रण की नीति का अवलंबन लिया था, जिसके अनुसार उसने सैनिकों का वेतन बहुत ही कम कर दिया, यह हमने आपको बताया। और साथ ही साथ बाजार में मिलने वाली दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का मूल्य भी निर्धारित कर दिया, जिससे कम वेतन में ही उनके घर वालों का जीवन यापन हो सके और दोनों उसका हो सके, जो खजाना है वह भी ज़्यादा खर्च ना हो
और लोगों का जीवन यापन भी होता रहे। दूसरा उद्देश्य था राजकोष का दृढ़ स्थिति। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को आंतरिक व बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत सा धन व्यय करना पड़ा, अतएव वह शासकीय कर्मचारियों को अधिक वेतन नहीं दे सकता था। उसने कर्मचारियों का वेतन घटाया ताकि राजकोष की स्थिति में सुधार हो सके। वेतन कटौती के कारण ही उसने बाजार की वस्तुओं पर नियंत्रण लगा दिया। आगे तीसरा उद्देश्य था लोकहित की भावना। कुछ लोग उनके ऐसे थे, कुछ लेखक उस समय के ऐसे थे जिसने ऐसा कहा कि ये जो बाजार नियंत्रण प्रणाली लाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने, वह लोकहित की भावना से लाई थी। अलाउद्दीन खिलजी एक योग्य शासक था, ऐसा कुछ लोग लिखते हैं। उसकी उदारता, चरित्र की उच्चता ने जनता के हृदय पर गहरी छाप छोड़ी थी। कुछ लोगों का यह भी विश्वास है कि अलाउद्दीन ने जनता के प्रति उदारता दिखाने के लिए बाजार पर नियंत्रण करने की योजना बनाई। और इस संबंध में खैरुल ने यह भी कहा था, मजलिस के लेख में नसीरुद्दीन ने लिखा था कि अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण लोकहित या परोपकार की भावना परिणाम है। एक प्रकार से लोकहित तो हुआ, जो गरीब हुए थे उनके लिए बहुत ही अच्छा हुआ कि कम दामों पर उन्हें वस्तु मिलने लगी, लेकिन कुछ दोष भी थे, कुछ लोगों को उससे नुकसान भी थे, नुकसान भी, जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन ने जो लाई थी उसके लाभ देख लेते हैं, जिसमें पहला लाभ है कि अलाउद्दीन अपने उद्देश्य में सफल रहा। वह उसका सबसे पहला उद्देश्य क्या था कि सेना में वृद्धि कर सके। बिना वेतन बढ़ाए एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना का संगठन करना इसी नीति के कारण उसका संभव हो सका। अगला उसका लाभ क्या हुआ कि अकाल व दुर्भिक्ष व सूखे के दिनों में भी अनाज का उचित भंडार होने से अन्न की कमी नहीं हुई। अन्न की कमी न होने से मूल्य स्थिर रहे। जब अकाल या दुर्भिक्ष या सूखा पड़ा तो उस समय अनाज का जो भंडार वह रखता था अपने गोदामों में, उससे अन्न की कमी उसने नहीं होने दी। और अन्न की कमी न होने की वजह से मूल्य स्थिर रहे, मतलब मूल्यों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं दिखी सूखे या अकाल के समय में भी। इस प्रकार जनता को उन कष्टों का सामना नहीं करना पड़ना जिनका कि साधारणतया अकाल के दिनों में करना पड़ता है। और तीसरा क्या लाभ हुआ, मूल्यों में कमी होने से गरीब वर्ग का लाभ हुआ। अमीरों, जमींदारों व बड़े व्यापारियों की शक्ति पर अंकुश लग गया। अब वे विलासी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते थे। पांचवा लाभ हुआ, कठोर नीति अपनाने के कारण भ्रष्टाचार समाप्त हो गया और इससे जनता का जीवन जो है वह काफ़ी सुखमय हो गया। अब हम इसके दोषों की बात करें तो बाजार नियंत्रण के प्रमुख दोष क्या थे। तो पहला दोष था कि किसानों की स्थिति सोचनी हो गई, क्योंकि करों का भार भी उन पे था। करों के भार से उनकी दशा पहले ही विशेष अच्छी नहीं थी। अब सस्ते मूल्यों पर अन्न बेचने से उनकी स्थिति पहले से भी अधिक खराब हो गई। किसान जो थे उनके से अधिक मात्रा में जो है कर वसूला जाता था। कुछ विद्वानों ने तो ऐसा भी कहा है कि जितना भी उत्पादन करते थे किसान, उसमें से लगभग 70 से 80% जो अनाज होता था वह कर के रूप में सरकार ले लेती थी, और जिसको लेकर ही उसकी राजस्व, उसका जो खजाना है एक प्रकार से काफ़ी मजबूत हुआ। एक तो उधर से कर की वजह से उनके ऊपर काफ़ी भार था, दूसरा जब वह बाजार में अपने अनाजों को जो 20%, 25%, 30% बचा था उनका उत्पादन का अनाज, वह जब बेचने आते थे एक प्रकार से उनको कम दामों में बेचना पड़ता था, डबल उनको एक प्रकार से नुकसान हो जाता था। यह दोष था। दूसरा दोष है कि अधिकांश किसान हिंदू थे, अतः हिंदुओं का जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया था। तीसरा, इस नीति से व्यापार की अत्यधिक हानि हुई, क्योंकि व्यापारियों के लिए लाभ का अंश थोड़ा होता था, अतः व्यापार करने में कोई प्रोत्साहित करने वाला तत्व न रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसी व्यवस्था बाजार नियंत्रण प्रणाली से ला दी थी कि कोई भी व्यापारी ज़्यादा धन अर्जित नहीं कर सकता था, ज़्यादा लाभ नहीं कमा सकता था। एक प्रकार से अलाउद्दीन जितना दाम तय कर देता था उसी में बेचना होता था, और लाभ कम होने की वजह से बहुत लोगों ने व्यापार करना बंद भी कर दिया, और बहुत लोगों का एक प्रकार से उसमें रुचि जो है वह घट गई। अगला हम देखेंगे चौथा, कठोर दंड नीति के कारण भी लोग व्यापार करने से घबराने लगे। एक प्रकार से अगर कोई छोटी सी भी गलती हो जाती थी तो उन्हें बहुत बड़ा दंड दिया जाता था। छोटे छोटे अपराध के लिए कठोर दंड दिए जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारियों को अपनी बीवी बच्चों को दिल्ली में रखना आवश्यक था, ताकि व्यापारी सरकार के साथ धोखा न कर सकें। धोखा करने पर
व्यापारी के परिवार को भी कठोर दंड दिया जाता था। वह बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि व्यापारी अगर चाह कर भी जो भी अधिक धन अर्जित करना चाहें, अगर लाभ कमाना चाहें, तो उनके लिए यह मुसीबत थी कि उनके जो बीवी बच्चे हैं अर्थात उनके जो परिवार है वह दिल्ली में ही है, और अगर किसी प्रकार का वह बेईमानी करता है तो उनके परिवार को भी दंड दिया जाएगा। अगला है व्यापार की नीति के लिए प्रतिस्पर्धा आवश्यक होती है। किसी भी एक प्रकार से व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन आवश्यक होती है। जब कंपटीशन होती है तो लोग अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं, अधिक से अधिक धीरे धीरे लाभ कमाने के चक्कर में ज़्यादा बाजार को बढ़ाते हैं। तो इससे क्या हुआ, कंपटीशन खत्म हो गया और बाजार नियंत्रण नीति ने व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को, एक प्रकार से कंपटीशन को समाप्त कर दिया। आगे हम देखेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है, अलाउद्दीन के भू राजस्व संबंधी सुधार। उसने भू राजस्व में क्या क्या सुधार किए। भूमि व्यवस्था का इतिहास अलाउद्दीन खिलजी से आरंभ होता है। वह पहला शासक था जिसने वित्तीय और राजस्व सुधारों की ओर ध्यान दिया था। जो अलाउद्दीन है वो एक प्रकार से पहला शासक था जिसने वित्तीय अर्थात जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली और अन्य व्यवस्थाओं को लाकर वित्तीय सुविधा, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का एक प्रकार से रिसर्च किया और उसमें कामयाब भी रहा, और फिर उसने भू राजस्व सुधार भी किए और वह महत्वपूर्ण सफलता भी उसमें प्राप्त की। राजस्व और लगान के संबंध में उसने अनेक कार्य किए, जैसे कि पहला कार्य है भूमि अनुदान की संपत्ति। उसने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था को बदल दिया। जो उनकी राजस्व व्यवस्था थी उसको बदल दिया। उसने मुसलमान माफीदारों तथा धार्मिक व्यक्तियों को राज्य द्वारा दी गई संपत्ति, इनाम, पेंशनों तथा वक्फ के रूप में मिली भूमि जब्त कर ली। इससे पहले दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश में या उससे पहले के जो शासक थे जलालुद्दीन खिलजी, इन लोगों ने जो भी एक प्रकार से संपत्ति, एक प्रकार से जो भूमि थी इनाम में दी हुई थी या पेंशन में दी हुई थी, उसको उसने जब्त कर लिया और राज्य ने इस प्रकार की भूमि को छीनकर उनके हौसले पस्त कर दिए। दूसरे नियम क्या था? दूसरा नियम यह था कि उसने मुकद्दम, खूत तथा चौधरी हिंदू पदाधिकारियों को भी विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया। उसने हिंदू या मुसलमान किसी के पास भी विशेष अधिकार नहीं रहने दिए। और दूसरा उसने क्या किया, भू राजस्व संबंधी सुधार में उसने संपत्ति का अपहरण कर लिया। जो लोग संपत्ति ज़्यादा थी एक प्रकार से वह कर भी नहीं देते थे, तो उनका जो संपत्ति है उसका कुछ भाग उसने अपहरण मतलब जब्त कर लिया। इस प्रकार सुल्तान ने संपत्ति युक्त वर्ग से ये अधिकार छीन लिए। ऐसे लोग किसी भी प्रकार का कर नहीं देते थे। जो संपत्ति में ज़्यादा लोग, जिसके पास संपत्ति थे, वह किसी प्रकार का कर भी नहीं देते थे। ये लोग अपने क्षेत्रों में मनमानी करते थे। कुछ भाग राज्य को देकर शेष भाग स्वयं खा जाते थे। अगर राज्य की शक्ति कम होती तो कर देना बंद कर देते थे। विद्रोह के समय लूट होने पर लूट का लालच या कर देने से बचने के लिए ये लोग विद्रोहियों का साथ देते थे और अपनी भूमि व्यवस्था के कारण सुल्तान ने इनकी संपत्ति के अपहरण के लिए आदेश दिए, जिसके कारण चौधरी, मुकद्दम, खूत, जमींदार, साधारण किसान जो कि अधिकांशतः हिंदू थे, ये सभी एक प्रकार से प्रभावित हुए। और अंतिम इसने क्या सुधार किया? इसने कर व्यवस्था लगाई। सुल्तान ने भूमि को नपवाया। राजस्व विभाग के कुछ अधिकार निश्चित किए गए। सुल्तान ने उपज का आधा भाग जो है वह खराज के रूप में निश्चित किया और राजस्व के अतिरिक्त उसने आवास कर, चराई कर भी लगाया और एक कर ही भी लगाया। उसने कई प्रकार के कर लगाए, जैसे कि पहला कर उसने लगाया गृह कर। सुल्तान ने अमीर लोगों पर आवास कर लगाया, जैसे कि जो अमीर लोग थे वह किसानी तो नहीं करते थे, किसान वाला कर नहीं देना पड़ता था, किसी प्रकार का उन्हें कर नहीं देना था, तो उनके ऊपर जो सुल्तान हैं अलाउद्दीन खिलजी वह गृह कर लगा देते हैं। दूसरा कर उन्होंने लगाया था खिराज। यह भूमि कर था एक प्रकार से, जिसको भूमि की नपाई के बाद आधारित किया गया था और यह कर उपज का 50% होता था, अर्थात जिस भूमि पर जो उपज हो उसका 50% अलाउद्दीन कर के रूप में ले लेता था। अगला हुआ चराई कर। चराई कर क्या था कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने पशुओं की चराई पर भी कर लगा दिया था, लेकिन उसमें भी कुछ नियम बनाए थे। उसने कुछ विद्वान बताते हैं कि जैसे जिसके पास 4 बैल, 2 भैंस या 2 गाय या 10 बकरियां रहती थी तो उन्हें चराई कर से मुक्त समझा जाता था। इससे ज़्यादा जिसके पास होती थी उन्हें चराई कर देना होता था। हमने अभी बात की कर जो है करही कर,
तो यह जो कर ही कर है, इसे कुछ लेखकों का मत है कि यह जो कर है सुल्तान विशेष कर के रूप में लेता था और यह जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों से वसूला जाता था। अगर हम बात करें जजिया कर की, अगला कर हमारा पांचवा कर जो है जजिया कर, हमने 4 कर पहले बता दिए, पांचवा कर है जजिया कर। यह केवल जो है हिंदू से वसूला जाता था और मुसलमान लोग इस कर से मुक्त थे। अगर छठवें कर की बात करें तो छठवां कर था खुम्स कर जिसे कहते हैं। यह हिंदुओं को लूट कर या जिहाद से जो भी माल प्राप्त होता था उसमें से 1/5 भाग जो है वह सैनिकों में वितरित कर दिया जाता था। बचा जो 4/5 भाग है वह राजकोष में जमा कर दिया जाता था। अगला जो 7वां कर की बात करें वह कौन सा कर है, जकात कर। यह मुसलमानों की आय पर लगाया जाता था और जो भी इससे राजकोष में आता था इस कर से, उसको परोपकार में एक प्रकार से कार्यों में लगाया जाता था। 8वें कर की बात करें हम तो 8वां कर है आयात निर्यात कर। आयात कर जैसे कि जो भी वस्तुएं बाहर से आने वाली थी उन पर कर लगाया जाता था और निर्यात कर जो थी वह बाहर जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार हमने बाजार नियंत्रण प्रणाली पढ़ी, उसके उद्देश्य पढ़े, लाभ पढ़े, प्रभाव पढ़े, दोष पढ़े और अलाउद्दीन का जो भू राजस्व सुधार था, इन सभी टॉपिक्स को हमने इस चैप्टर का पढ़ लिया। अगला चैप्टर आपका जल्दी ही आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। जल्दी ही आपका यह जो चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में कंप्लीट कराए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए और वीडियो देखते रहिए, दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करके कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।